Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 7th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 7 दिसंबर 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। कल ये लेक्चर नहीं आ पाया था, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेजर कंटेंट है इसके अंदर मर्ज कर दिया गया है, तो परेशान ना होना कि कंटेंट मेरा छूट गया है, ऐसा नहीं होने वाला। नाउ ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ हम लोग इस लेक्चर में इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ जो मेजर इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पे आप सभी लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाती है, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अगर वो टेस्ट आप डेली देते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा कि हाँ यार, मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पा रहा हूँ, और वो कॉन्फिडेंस आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली हेल्प करेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो फटाफट इंस्टाग्राम पर भी जाना होगा आपको, वहाँ पे जाके फिर लिखना होगा दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 के पास जो फॉलोवर्स है वो जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस रिलेवेंट सेशन को। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम बिल्कुल सटीक तरीके से, एक्यूरेट तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में, जिसको हम लोग पीएमआई के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों पहले तो खबर क्या है, ऊपर आपको 2-3 लाइनों में खबर दिख जाएगी, यानी कि न्यूज़ की हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सारा का सारा मेन कॉन्टेंट नजर आएगा जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। वो न्यूज़ इतनी खास नहीं होती है, बस खाली ये एक जरिया है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बस खाली इससे एक आपको आइडिया लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की जा रही है भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और ये कैसे पता लगाया है, इसी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के माध्यम से। क्योंकि दोस्तों ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो सर्विस सेक्टर की स्थिति है वो बताने की कोशिश करता है। और इन्होंने ये बोला कि अक्टूबर के महीने में जो पीएमआई इंडेक्स का, यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का स्कोर था वो 55.5 था। और अक्टूबर के बाद जो हमारा नवंबर वाला महीना आया, यानी कि जो पिछला महीना था, तो पिछले महीने में ये जो संख्या है ये बढ़कर 56 के आसपास हो चुकी है। यानी कि एक बढ़िया ग्रोथ हमको नजर आई है, एक बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हमको नजर आई है। ये बेसिकली यहाँ पर पीएमआई का बताना है। तो ये तो आपको पता चल गया न्यूज़ क्या है, लेकिन ये नंबर या स्कोर वगैरह कभी नहीं पूछा जाएगा, ना ही आज तक पूछा गया है। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कुछ आपसे पूछा जाएगा तो वो होगा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको। तो दोस्तों ये एक प्रकार का हमारा बिजनेस एक्टिविटी का इंडिकेटर है। ये हमको दर्शाता है कि हमारे देश में बिजनेस की स्थिति कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा चल रहा है, सर्विस सेक्टर कैसा चल रहा है। और एक बात यहीं पे नोट डाउन कर लेना कि जो पीएमआई होता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग और सर्विस सेक्टर के लिए अलग रिलीज होता है। ठीक है, ऊपर जब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले स्कोर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इंडेक्स तैयार कैसे होता है, कैसे हम बिजनेस की स्थिति पता लगाते हैं। सबसे पहली चीज, ये सर्वे बेस्ड इंडेक्स है। यहाँ पे हर एक बिजनेस के पास में जाकर, हर एक कंपनी के पास में जाकर दोस्तों सर्वे किया जाता है, उनसे पूछा जाता है आपकी इस महीने ग्रोथ कैसी रही है, पिछले महीने मैन्युफैक्चरिंग कैसी थी। तो उन सब को डेटा को कलेक्ट करने के बाद में दोस्तों ये इंडेक्स तैयार होता है। और आपको ये बात मैं बता ही चुका हूँ कि ये जो पीएमआई है ये सेपरेटली कैलकुलेट होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सेपरेटली ही कैलकुलेट होता है सर्विस सेक्टर के लिए। ये इंडेक्स हमारी हेल्प करता है, हम ये जान सकते हैं कि हमारे मार्केट की कंडीशन कैसी है, क्योंकि इससे ही तो पता लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग लेवल किस लेवल पर जा रही है, पिछले महीने के कंपैरिजन में कम हुआ या ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल नवंबर के महीने में हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रो किया है अक्टूबर से। ये नंबर देख के हम पता लगा सकते हैं, समझ गए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपैंड हो रहा है या कम हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं। और यहीं पर एक बात ध्यान रखना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स दो प्रकार के होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स और दूसरा होता है सर्विसेज परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पीएमआई दो तरीके से है, ध्यान रखना। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब सवाल यह है कि ये जो पीएमआई है इसका जो मेन कैलकुलेशन है वो कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया
कंपनीज़ के पास में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है। लेकिन कैसे निकाली जाती है? कंपनी को एक प्रॉपर क्वेश्चन बेस्ड पेपर दिया जाता है कि भाई आपने ये क्वेश्चन के जवाब देने हैं, और उन क्वेश्चन में 5 चीज़ें तो होती हैं। भाई न्यू ऑर्डर्स कितने आए, एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से रहा, सप्लायर डिलीवरी टाइम्स कितने रहे, ठीक है। उसके अलावा स्टॉक ऑफ आइटम परचेज, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन होते हैं जिसके बेसिस पर इस इंडेक्स को रेडी किया जाता है, और ये सर्वे हर महीने होता है और हर महीने PMI आता है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर एक नया महीना ख़त्म होता है और उसके बाद दूसरा महीना शुरू होगा, तो जो यहाँ पे पुराना वाला महीना था उसका डेटा निकल कर आएगा। फॉर एग्जांपल अभी हम दिसंबर के महीने में शुरुआती तौर पर हैं, तो नवंबर का PMI वगैरह सब कुछ हमको पता चल रहा है। तो ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का नंबर होता है, अगर इसका स्कोर 50 से ज़्यादा है तो मतलब हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ ग्रो की हैं, एक्सपैंड हुई हैं। 50 से कम का मतलब यहाँ पर यह है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स या फिर बिजनेस एक्टिविटी कम चली है, ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। और अगर मान लो 2 महीने का है, एक का 50 है, एक का 55 है, तो ऑब्वियस ही बात है पिछले महीने के कंपैरिजन में इस बार अच्छा हुआ है। ये यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा है दोस्तों इंडिया के लिए, इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ किया जाता है S&P ग्लोबल के थ्रू। ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। इससे पहले जो PMI डेटा इंडिया में वो कौन रिलीज़ करता था? वो IHS मार्केट रिलीज़ करता था, लेकिन IHS मार्केट अब S&P के साथ में ही मर्ज हो चुका है, मिल चुका है। तो अब S&P हमारा को ये PMI का डेटा प्रोवाइड करवाता है। बात क्लियर हो गई? अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को मेजर करता है एक सर्वे के माध्यम से, और अप्रॉक्स 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सर्वे एक साथ किया जाता है, जिसके बेसिस पर हमको एक आइडिया लगता है अपने देश की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी स्थिति को लेकर। क्लियर हो गया PMI क्या होता है? अब आप किसी को भी समझा भी सकोगे कि एग्जैक्टली PMI क्या है, कैसे काम करता है। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में व्हाइट लंग सिंड्रोम के बारे में बात की जा रही है। इसको लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कहीं पर बोला जा रहा है क्या व्हाइट लंग सिंड्रोम अगला कोविड-19 हो सकता है, क्योंकि जो परिस्थिति है कुछ ऐसा ही हमको दर्शा रही है। हुआ क्या? चाइना के अंदर जो नदन वाला रीजन है वहाँ पर दोस्तों ये एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, ये एक प्रॉब्लम है व्हाइट लंग सिंड्रोम। सबको नज़र आ रहा होगा, नाम से ही पता चल रहा होगा, फेफड़ों से संबंधित ये बीमारी है। चाइना में और साथ ही साथ में अमेरिका में, दोनों जगह पर फैली है। इवन यहाँ पे अमेरिका में जब फैली तो अमेरिका के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका कहना यह है कि ये चाइना की हरकत है, कोरोना की तरह यहाँ पर चाइना ने इसको फैला दिया है, चाइना इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो दोस्तों अभी चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि अभी ये जो बीमारी है जो चाइना में पाई गई वही अमेरिका में, और अमेरिका के साथ साथ दोस्तों आसपास के और कंट्रीज़ है, डेनमार्क वगैरह, नीदरलैंड में, यहाँ पर भी थोड़े थोड़े जो केसेस है वो नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मांग यहाँ पर यह है कि सीधा सीधा चाइना से जो आना जाना है लोगों का वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐसे हैं जो कि अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए। तो उस ट्रैवलिंग को कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं ताकि इसको हम रोक सकें, इस बीमारी को रोक सकें। नहीं तो फिर अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय पर एक नया पैंडेमिक हो सकता है, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसी वजह से काफ़ी न्यूज़ में है। तो आपको पता होना चाहिए आखिरकार ये जो व्हाइट लंग सिंड्रोम है वो एग्जैक्टली होता क्या है। तो दोस्तों ये बीमारी हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में ही ओरिजिनेट होती है। हमारे फेफड़ों में वाइट कलर के छत्ते पड़ने लगते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर बीमारी है ये, और ज़्यादातर बच्चों को बुरी तरह से अफेक्ट करती है। स्पेशली यहाँ पर 6 से लेकर 15 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए काफ़ी खतरनाक है ये, उनमें ही सबसे ज़्यादा ये नज़र आ रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये बोला जाता है इसमें अलग अलग रेस्पिरेटरी इलनेस भी देखने को मिलेगी। अलग अलग यहाँ पर आप कह सकते हो टर्म्स को इंक्लूड कर सकते हो, जैसे ARDS बोलते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पल्मोनरी एल्वियोलर माइक्रोलिथियासिस, सिलिका रिलेटेड कंडीशंस। तो ये बीमारी भी कहीं ना कहीं व्हाइट लंग सिंड्रोम जैसी ही है दोस्तों। और माना जाता है, मतलब क्वेश्चन आपका भी होगा कि आखिरकार व्हाइट लंग सिंड्रोम ये बीमारी के पीछे का मेन कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है। तो माना जाता है इसके पीछे का जो मेन रीज़न है दोस्तों वो है बैक्टीरियल, वायरल और साथ ही साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बैक्टीरिया वायरस का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बीमारी फैलती है। ध्यान रखना, बैक्टीरिया वायरस दोनों कंबाइन होकर अटैक कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि किसी को व्हाइट लंग सिंड्रोम अगर हो जाए तो उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे, क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे। जो पेशेंट्स हैं उनके पास में कुछ लक्षण इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि उनको कफ होने लगेगा, फीवर, नाक बहने लगेगी, है ना, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होगी, थकावट होने लगेगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं। सवाल यह है अगर इस बीमारी से कोई इंसान पीड़ित है तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो जो ट्रीटमेंट है मेनली यहाँ पर वो फोकस करता है कि भाई निमोनिया के सिम्टम्स को टैकल किया जाए, क्योंकि दोस्तों इस बीमारी में ज़्यादातर निमोनिया वाले सिम्टम्स हमको नज़र आते हैं, ये निमोनिया की तरह ही है।
तो पहला फोकस यही होता है, किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका जो निमोनिया है उसको लेकर ट्रीटमेंट चलाना। जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स यहाँ पर दी जाती हैं ताकि इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल किए जाएं, जैसे कफ, फीवर वगैरह को यहाँ पर थोड़ा सा रोका जा सके। प्लस मॉनिटरिंग की जाती है, ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह भी दी जाती है अगर किसी को ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से एक ट्रीटमेंट दिया जाता है एक इंसान की ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं वाइट लंग सिंड्रोम की, तो जैसे मैंने बोला, वाइट लंग सिंड्रोम जैसे ही और भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे एक्यूरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पल्मोनरी एल्वेओलर माइक्रोलिथियासिस, देन सिलिका रिलेटेड कंडीशंस। ये तीनों प्रॉब्लम्स क्या है, ज़रा इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, यह भी एक सीरियस लंग कंडीशन है। यहाँ पर भी जो हमारे फेफड़े हैं बुरी तरह से अफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं वो सांस लेने में सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, एयर सैक्स में जब पानी भर जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, सांस लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये कंडीशन ARDS में होती है। और दूसरा अगर आप देखोगे वो है PAM, पल्मोनरी एल्वेओलर माइक्रोलिथियासिस। ये बहुत मुश्किल से दिखाई देने वाली एक लंग डिजीज़ है, जो कि कैसे होती है, हमारे लंग्स में एयर सैक्स के अंदर में जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से, और कैल्शियम डिपॉजिट होने की वजह से हम सही से सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, कफ होने लगता है, चेस्ट में दर्द होने लगता है। देन उसके बाद में एक और है, वो है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या है, ये एक लंग डिजीज़ है। अगेन ये भी यहाँ पर फेफड़ों को बुरी तरह से अफेक्ट करती है, लेकिन होती कैसे है, जब सिलिका डस्ट बॉडी में चली जाए। इस तरीके से आप देख पाओगे सिलिका का जो डस्ट है वो बॉडी के अंदर जब चले जाता है, और जाने के बाद में अगेन क्या होगा, इससे सांस लेने में तकलीफ होगी, कफ होगा, चेस्ट में पेन होगा। तो ये प्रॉब्लम्स भी दोस्तों वाइट लंग सिंड्रोम जैसे ही लंग को बीमार करने वाली यहाँ पर डिजीज़ हैं। आई होप आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। डेली बेसिस पे हमारा टारगेट होता है कि इस वीडियो पे 2000 लाइक्स को आप पहुंचा दो। प्लीज़, आप लोगों के लिए फ्री है, हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, आप लोग प्लीज़ इसको प्रेस करना। चलो, इस आर्टिकल में बात की जा रही है मेथोट्रेक्सेट। तो यहाँ पर ये जो टैबलेट है काफ़ी न्यूज़ में आ चुकी है। तो हाल ही में एक नया फ्लोरोसेंट मटेरियल, जिसकी कुछ अद्भुत प्रॉपर्टीज़ हैं, इस प्रकार के मटेरियल को दोस्तों तैयार किया गया है। ये मटेरियल क्या करेगा, ये मटेरियल बॉडी के अंदर में दवाई का लेवल क्या है उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा। स्पेशली कौन सी दवाई, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट दोस्तों यहाँ पर कैंसर से टैकल करने वाली या कैंसर से लड़ने वाली एक दवाई है। लेकिन ये दवाई अगर बॉडी में थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो इससे एक इंसान के मरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। समझ गए? तो एक एंटी कैंसर ड्रग है ये, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है पूरे दुनिया भर में। तो हमारे बॉडी के अंदर में इस दवाई का लेवल कितना है उसको मापने के लिए, आप कह सकते हो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर मटेरियल को तैयार किया गया है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो क्या है आखिरकार मेथोट्रेक्सेट, ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MTX के नाम से भी जानते हैं। इसमें बोला जाता है कि जब यहाँ पे दवाई खाई जाती है ना, तो अगर हमारे ब्लड प्लाज्मा में ये 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। ये हमारे बॉडी में जो दवाई है 10 घंटे से ज़्यादा बॉडी में एज इट इज़ रहती है, और फिर उसके बाद में हमारे लंग्स को ये पॉइजन करने लगेगी, स्टमक में अल्सर हो जाएंगे, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जो MTX है दवाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, लेकिन इसका जो ओवरडोज है वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। अगर एक हद से ज़्यादा खा ली तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं दवाई एक इंसान की जान ले सकती है। ठीक है, तो ये दवाई किस चीज़ के लिए है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर आखिरकार होता क्या है, काफ़ी बार आपने सुना होगा कैंसर क्या है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जब हमारे बॉडी के अंदर में जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, जो सेल्स है बेसिकली, जो कोशिकाएं हैं, वो अनकंट्रोल वे में ग्रो होने लगे। आपने देखा होगा बॉडी के अंदर में कहीं कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं, ट्यूमर बन जाता है, वही ट्यूमर कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो बॉडी में अनवांटेड और अनकंट्रोल सेल्स की जब ग्रोथ होने लगती है तो यहाँ पर वो कैंसर के फॉर्म में देखा जाता है, और ये हमारे बॉडी पार्ट में कहीं पर भी हो सकता है, एनीवेयर इन द ह्यूमन बॉडी। समझ गए? क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी है, हजारों लाखों, मतलब ट्रिलियंस आप कह सकते हो, इतनी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो कहीं पर भी यहाँ पर इस तरीके से कोशिकाएं अनकंट्रोल वे में ग्रो करने लग सकती हैं, और वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी वही यहाँ पर कैंसर का कारण बनेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कुछ हरकतें करके, जानबूझकर हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है उन्हें। फॉर एग्जाम्पल तंबाकू खाना, दारू का कंजम्पशन करना, अनहेल्दी डाइट लेना, तला भुना ज़्यादा खाना, फिजिकल इनएक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज ना करना,
एयर पोल्यूशन भी एक मेन कारण हो सकता है कैंसर का या दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। क्लियर? चलिए आते हैं आर्टिकल नंबर 4 पर। नेक्स्ट आर्टिकल में एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। क्या है पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। खबर यहाँ पर यह आती है कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की जो मीटिंग हुई है, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यह है, ये मीटिंग कहाँ पर हुई है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में वेन्यू जगह का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर एलाइड क्लाइमेट जो पार्टनर्स हैं, ये सब पार्टनर जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर काम कर रहे हैं, इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को ज्वाइन कर लिया है, जिसको हम IFC के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये काम किया गया ताकि क्या कर सके, क्लाइमेट फाइनेंसिंग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए डेवलपिंग कंट्री में, ताकि वो डेवलपिंग कंट्री अपने यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके, रोक सके। तो पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स कौन है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बोल सकते हैं एक फिलेंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PIO। फिलेंथ्रोपिक मतलब यहाँ पर ये दान करने वाले ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं दूसरे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ताकि उन डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास में कुछ अमाउंट पहुँचे, उस अमाउंट का यूज़ करके वो अपने यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जो एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स, इनका मेन मिशन क्या है? इनका मेन मिशन यहाँ पर यही है कि क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करना, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, तो क्लाइमेट के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति काम करना। और स्टार्टिंग में ये जो पूरा एलाइड क्लाइमेट पार्टनर है दोस्तों, इनका इनिशियल फोकस क्या है? सबसे पहले फोकस है साउथ ईस्ट एशिया, कैरिबियन और सेंट्रल अफ्रीका और इंडिया। तो ये कुछ पर्टिकुलर रीजन्स है जहाँ पर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो इन्हीं दोस्तों एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स ने क्या किया है, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को ज्वाइन कर लिया है। तो साथ ही साथ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को पढ़ना भी बनता है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बॉडी बनाई गई थी या खोजी गई थी 1956 में। ठीक है, वॉशिंगटन DC के अंदर में, वॉशिंगटन DC में इसका मेन हेडक्वार्टर है। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हमारे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भी एक सदस्य है, एक मेंबर है। मैंडेट की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये बॉडी काम करती है। फंक्शंस की बात करेंगे तो इसका मेन काम क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर से दोस्तों उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, कंपनीज़ के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना, लोन्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, डेट सिक्योरिटीज़, गारंटीज़ के माध्यम से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करवाना ताकि उसका अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके क्लाइमेट चेंज को लेकर टैकल किया जाए। समझ गए? चलिए आगे आता हूँ उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है एबेल मॉस्कस ओडिशा। तो ये क्या है? ये आपको एक प्लांट की प्रजाति दिख रही होगी, एक नई प्रजाति है जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई है। हर एक जगह पर आपने आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो खबर यह है कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम ICAR के नाम से भी जानते हैं, अभी आगे बताऊँगा इसके बारे में। तो हाल ही में इन्होंने नए पौधे की प्रजाति को डिस्कवर किया है और यह है वाइल्ड ओकरा। ओकरा बेसिकली भिंडी की बात कर रहे हैं, लेडी फिंगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भिंडी की एक प्रजाति है, भिंडी के पेड़ की एक प्रजाति है, प्लांट की एक प्रजाति है, जिसको नाम दिया गया एबेल मॉस्कस ओडिशाई। ठीक है, तो दोस्तों के बारे में बात करेंगे तो ये वाइल्ड ओकरा यानी कि भिंडी की ही एक नई प्लांट स्पीशी है, प्लांट की एक नई प्रजाति है भिंडी की, और नाम से ज़्यादा ओडिशाई लगा हुआ है आगे, यानी कि ओडिशा के अंदर फाउंड की गई है। बिल्कुल, ये डिस्कवर की गई है ओडिशा में स्पेशली जो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्लांट की अच्छी बात यह है कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं अलग अलग बीमारियों से टैकल करने के लिए, इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ में इसका मेन रोल यहाँ पर और भी जगह पर देखने को मिलेगा। एक प्रकार की ऐसी श्रब है, एक ऐसी झाड़ी देखने को मिलेगी जो कि 5 मीटर हाई तक ये ग्रो कर सकती है। डेंस है, इसका अपने आप में एक फ्लावर आता है, येलो कलर का, डीप येलो कलर का फ्लावर हमको देखने को मिलता है। ओकरा क्या होता है? ओकरा जिसको हम गम्बो या लेडीज़ फिंगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक सब्जी है, ऑब्वियस सी बात है, भिंडी सभी ने खाई होगी, काफ़ी लोगों की फेवरेट भी होगी भिंडी, ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती है, मुझे भी भिंडी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक वार्म सीजन वेजिटेबल है, गर्मियों में हमको यहाँ पे भिंडी ज़्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये ना जो भिंडी है वो ज़्यादातर जो हमारा अर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उस पर्टिकुलर रीजन में ये देखने को मिलती है। ज़्यादातर कल्टीवेट की जाती है ट्रॉपिक्स के अंदर में। ठीक है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन है, स्पेशली हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका कलर ग्रीन और रेड कलर की वैरायटीज़ में भी ये आती हैं। इनके अंदर मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, साथ ही साथ में फाइबर वगैरह जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर में एक स्टिकी जूस भी होता है, ऐसा बोला जाता है, काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा जूस यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जिसका काफ़ी बार यूज़ किया जाता है सॉसेस को थिक करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे
ये जो पूरी प्रजाति है इसको डिस्कवर किसने किया है? ICAR ने। तो थोड़ा सा हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बात करने वाले हैं। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के अंडर में आती है, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट खुद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आता है। तो एक ऐसी बॉडी ICAR जो कि काफ़ी सारे डिसीजंस अपने आप खुद से लेती है। इसको पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जाना जाता करता था। बाद में यहाँ पर जब इसको रजिस्टर कर लिया गया सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत, तब धीरे धीरे सारी चीज़ें बदलने लगी। और मैं आपको बता दूं, आज के समय पर 113 अलग अलग ICAR के इंस्टीट्यूट्स हैं, 74 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पूरे हमारे देश में फैली हुई हैं। पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर एक सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है ये। इसका मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई ICAR के बारे में। तो प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप रेडी हो उसको सॉल्व करने के लिए। दोस्तों, अगले आर्टिकल में बक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। हमारा GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बात कर रही जा रही है कि जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस उठाया। अभी क्या हुआ, बक्सा टाइगर रिजर्व के पास में जो ट्रेन है, मालगाड़ी है, उसकी वजह से यहाँ पर जो 3 एलिफेंट्स हैं वो यहाँ पर पटरी पर कट गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व क्या है, आओ मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये टाइगर रिजर्व, सबसे पहले लोकेशन ध्यान रखना, हमेशा ऐसे टाइगर रिजर्व्स की या फिर कोई भी नेशनल पार्क है उनका लोकेशन ही पूछा जाता है। ये स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट पर। तो अगर हम लोग इंडिया का मैप देखें तो वेस्ट बंगाल आपको जस्ट किनारे यहाँ पे नजर आएगा। ये रहा कोलकाता, इसकी कैपिटल। वेस्ट बंगाल कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, जैसे आप देख पाओगे साउथ में है ओडिशा, देन इधर वेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा झारखंड, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा बिहार, ऊपर नॉर्थ में नजर आएगा यहाँ पर सिक्किम, देन उसके बाद में भूटान के साथ और साथ ही साथ में नेपाल के साथ वेस्ट बंगाल अपनी बाउंड्री को भी शेयर करता है। और नीचे बांग्लादेश के साथ में भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये आप देख पाओगे बांग्लादेश के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल की। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों, क्लियर हो गई ना? चलिए अब आगे आते हैं। तो यहाँ पे इसका लोकेशन आपको समझ में आ गया। दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि इसका जो नाम है बक्सा टाइगर रिजर्व कैसे पड़ा। इसका नाम पड़ा है बक्सा फोर्ट से। एक किला है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, सिंचुला रेंज पे, ठीक है। वहाँ पे एक पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे लोकेटेड है, वहीं पर आपको बक्सा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये तेराई इकोसिस्टम में आता है दोस्तों, ठीक है। तेराई इकोसिस्टम जो है, जो नेपाल का एग्जैक्टली निचला वाला हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, है ना, नेपाल का जो निचला वाला हिस्सा है, एक तेराई इकोसिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ का हिस्सा भी है दोस्तों यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर रिजर्व है। इस रिजर्व के अंदर में एक इंटरनेशनल कॉरिडोर भी है जहाँ से एलिफेंट आते जाते हैं। और वो इंटरनेशनल कॉरिडोर किस किस के देश के बीच में, इंडिया भूटान के बीच में, यानी कि वेस्ट बंगाल और भूटान के बीच में। यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉरिडोर है जहाँ से हाथी भूटान से इधर की साइड में आते जाते रहते हैं। 2 नदियाँ यहाँ पे एक बक्सा टाइगर रिजर्व से बहती हैं, जिसका एक का नाम है रिवर रायडक और दूसरा का नाम है रिवर जयंती। दोनों नाम ध्यान में रख सकते हो। बाकी ये तीनों लाइनें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है इस बक्सा टाइगर रिजर्व में इस प्रकार के प्लांट्स की स्पीशीज़, एनिमल की स्पीशीज़ पाई जाती है, तो वो हर जगह न्यूज़ में रहती है, इतना कुछ खास फोकस नहीं देना। अगले आर्टिकल में बात की जा रही है रेड सी के बारे में। अगेन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए। ये जो फैक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ब्लैक सी को लेकर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो आपने रेड सी के बारे में पता होना चाहिए। हुआ क्या, US का एक जहाज़ और दूसरे कई सारे कमर्शियल वेसल्स, इनके ऊपर हाल ही में अटैक हुआ है रेड सी में, जिसकी चक्कर में मिडिल ईस्ट के ऊपर टेंशन्स इंक्रीज हो रही है, क्योंकि रेड सी मिडिल ईस्ट में ही आता है। तो इस चक्कर में रेड सी चर्चा में आओ, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपने पढ़ना है। सबसे पहले लोकेशन पर चलते हैं। ये परफेक्ट मैप है हर चीज़ को समझने का। ये ईरान आपको दिख रहा है, ईरान के पीछे यहाँ पर आपको ये पाकिस्तान नज़र आएगा, आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको इंडिया भी नज़र आएगा। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये है हमारा अरेबियन सी और नीचे आपको देखने को मिलेगा अरेबियन सी लिखा हुआ है, इसके नीचे हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये पूरा मिडिल ईस्ट हो गया है। इजराइल ये रहा भाई, लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। ये रहा जॉर्डन, ये रहा सऊदी अरेबिया, ये रहा यमन, ये रहा ओमान, ये रहा UAE, ऊपर ईरान और इधर साथ ही साथ में सऊदी अरेबिया UAE के बीच में एक छोटी सी जगह खाली आपको ये दिख रही होगी, ठीक है। अभी छोटी सी जगह खाली है दोस्तों, यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ वाले रीजन है। ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब हमें क्या करना है, हमें ईरान सऊदी अरेबिया ये सब मिडिल ईस्ट में ही है, हमें इधर से सीधा इधर आना है। ध्यान रखना, ठीक है। ये पर्टिकुलर पूरा मिडिल ईस्ट है और ये नीचे अफ्रीकन रीजन है, ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीका और इधर मिडिल ईस्ट के बीच से जो रास्ता जा रहा है, इसके बीच में जो समुद्र है, इसी को हम लोग रेड सी के नाम से जानते हैं।
समझ गए। रेड सी से पहले आता है गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन के जरिए यहाँ पे पहले आएगा बाब एल मंडेब स्ट्रेट, देन उसके बाद में यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, देन आएगा रेड सी, और रेड सी से गुजरते हुए स्वेज कैनाल पे आएंगे, स्वेज कैनाल से बाहर निकल कर आ जाता है हमारा मेडिटेरेनियन सी। समझ गए इस बात को? क्लियर हो गई? हाँ या ना? क्लियर हो गई हो तो थम्स अप कर देना। तो रेड सी आपको ये नज़र आ रहा होगा। अब दोस्तों रेड सी से जब हम लोग को जहाज़ को निकालना पड़ता है, क्योंकि जहाज़ यहाँ से निकलता है, पतला सा एक नाले जैसा रास्ता है जो कि सीधा ऊपर मेडिटेरेनियन सी में क्रॉस हो जाता है। अब यहीं पर ना एक बात और मेंशन की जाती है। क्या मेंशन की जाती है? ये बोला जाता है कि जब आप रेड सी से मेडिटेरेनियन सी में जाओगे तो आपको दो छोटे छोटे गल्फ नजर आएंगे। एक जॉर्डन के करीब में गल्फ दिखेगा जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, और इधर एक छोटा सा गल्फ इधर दिख रहा होगा इजिप्ट के दोनों पोर्शन के बीच में जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ स्वेज। ठीक है, ये दोनों गल्फ के बारे में भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आप देख पाओगे जो हमारा रेड सी है ये अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है, अरेबियन सी इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है। सिंपल सी बात है ना? वो यहाँ पर समझाया गया। भाई यहाँ पे आप देख पाओगे अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है, इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है? बाब एल मंडेब स्ट्रेट कहाँ पर है? गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ स्वेज कहाँ पर है? ये ऑलरेडी आप देख चुके हो। स्वेज कैनाल कहाँ पर है? ये भी देख चुके हो। ठीक है, यहीं पर बीच में सिनाई पेनिनसुला भी आता है। ये सिनाई पेनिनसुला बेसिकली इजिप्ट का हिस्सा है, बीच में से रास्ता है जो कि पार निकलता है मेडिटेरेनियन सी की साइड पर। क्लियर हो गया? अब ये ज़रूर डिस्कस करना है। अब आता है मेन पॉइंट, रेड सी के साथ में कौन कौन से देश हैं जो कि अपने बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। ज़रा उन बाउंड्रीज़ को, आसपास के देशों को देख लें। तो इधर इजिप्ट भी है, यहाँ पे आप देख पाओगे है ना, ये है रेड सी। तो जॉर्डन भी है, इजिप्ट भी है, सऊदी अरेबिया भी है, सूडान भी है, एरिथ्रिया भी है, येमेन भी है, जिबूटी भी है, सोमालिया भी है। ये सब कंट्रीज़ क्या कर रही हैं? रेड सी के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर कर रही हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आप देख पाओगे येमेन, सऊदी अरेबिया ईस्टर्न साइड से शेयर कर रहे हैं, इजिप्ट नॉर्थ साइड से, और वेस्ट साइड से सूडान, एरिथ्रिया, जिबूटी। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ साइड से ये जो सूडान, एरिथ्रिया, जिबूटी है वेस्ट साइड से। मतलब ये सब कंट्रीज आसपास आपको देखेंगे, अभी मैंने मैप में दिखाया आपको। क्लियर? समझ गए? अब दोस्तों यहीं पर रेड सी में कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स वगैरह भी हैं, जैसे एक जाना माना आइलैंड है तिरान आइलैंड, जो कि गल्फ ऑफ अकाबा के जस्ट पास में लोकेटेड है, और दूसरा है शादवन आइलैंड जो गल्फ ऑफ स्वेज के पास में लोकेटेड है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ आइलैंड्स भी देखने को मिल जाते हैं आसपास में, जिसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आगे आते हैं, अगले आर्टिकल में माउंट मरापी के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। फटाफट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में इंडोनेशिया के अंदर लोकेटेड माउंट मेरापी नाम का जो वॉल्केनो है, स्पेशली वेस्ट सुमत्रन रीजन में, वो अभी विस्फोट हुआ। 3000 मीटर की ऊंचाई तक पूरा गैस ही गैस हो गया, पोल्यूशन ही पोल्यूशन हुआ, राख निकल कर आई। बताया जा रहा है कि लगभग 11 लोगों की जान जा चुकी है, और कई सारे लोग अभी भी लापता हैं जो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वॉल्केनिक वाले रीजन पर लोग रह रहे थे। ये आप देख पाओगे फोटो, ये लोग जा रहे हैं, पीछे ये जो ज्वालामुखी है माउंट मेरापी, ये विस्फोट हो रहा है, और ये धुआं 3000 मीटर तक की ऊंचाई, यानी कि 9800 फीट तक की ऊंचाई तक उठा है। इमेजिन करो कितना ऊंचा तक यहाँ पर ये धुआं गया होगा ना। थोड़ा सा माउंट मेरापी के बारे में बात करते हैं। तो माउंट मेरापी को आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज करके नहीं समझना है दोस्तों। एक ही नाम से दो वॉल्केनो हैं, ध्यान रखना। इंडोनेशिया में अलग अलग जगह, इंडोनेशिया में एक जगह है जावा और एक जगह है सुमत्रा, दो अलग अलग जगह है इंडोनेशिया के अंदर में। जावा में जो इंडोनेशिया के अंदर वॉल्केनो है, इसको बोलते हैं माउंट मेरापी। मेरापी यहाँ पे ई लगा है, ध्यान रखना। और जो सुमत्रा के अंदर वॉल्केनो है वो है माउंट मारापी, MARAPI लगा हुआ है। स्पेलिंग के बीच में डिफरेंस है, और अभी जो न्यूज़ में है वो है माउंट मेरापी। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या माउंट मेरापी जावा में लोकेटेड है? कहोगे नहीं भाई, हम पढ़कर आए हैं भाई, MARAPI वाला है ये, वो जावा में नहीं है, वो वेस्ट सुमत्रा में है। समझ गए ना? ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो वॉल्केनो विस्फोट हुआ है मरापी वाला, इसको माउंटेन ऑफ फायर भी बोलते हैं। ये 18वीं सेंचुरी से कई बार, 60 से ज़्यादा बार इरप्ट हो चुका है, और बोला जाता है कि जो ये मरापी है ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है पूरे सुमत्रा में। एक्टिव वॉल्केनो जिसका चैम्बर हमेशा भरा रहता है मैग्मा से, और वो बार बार विस्फोट होता रहता है। और ये माउंट मरापी कहाँ पे लोकेटेड है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है। ये आप देख पाओगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का लोकेशन। ऑस्ट्रेलिया ये रहा, एशिया पूरा ये रहा अमेरिका। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है दोस्तों, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहीं पर जो छोटे छोटे आइलैंड है, यहीं पर आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, यहीं पर वो वॉल्केनो है। दुनिया के सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज दोस्तों यहीं पर हैं। ये आप देख पाओगे मेजर एक्टिव वॉल्केनोज, ये सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, लगातार विस्फोट होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर
टेक्टोनिक प्लेट्स आपको बहुत सारी दिख रही होंगी जो कि आपस में टकराती रहती हैं। टकराने से भूकंप आता है। उस अर्थक्वेक की वजह से आप कह सकते हो ये क्या होता है, वॉल्केनोज इरप्ट होते हुए नजर आते हैं। क्लियर हो गया? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो आर्टिकल की हो गई समाप्ति। अब आते हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस पर। आई होप आप लोगों ने सभी आर्टिकल को सही से सुना होगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुना होगा। अब एक एक करके मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं, जरा इसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा, आप उसको चेक करना, देखना क्या सही है, कितने गलत किए आपने। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे बात की जा रही है एवेल मॉस्कस ओडिशाई। ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर है, क्या ये राइस है या वीट है या वाइल्ड ओकरा है या फिर पिजन पी है? तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। नाउ अगला क्वेश्चन बात करता है बक्सर टाइगर रिजर्व के बारे में। तो बक्सर टाइगर रिजर्व को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि बक्सर टाइगर रिजर्व बिहार में है और तेरई इकोसिस्टम का रीजन भी है, इसी में ही है। दूसरा बोलता है कि बक्सर टाइगर रिजर्व एक इंटरनेशनल कॉरिडोर का काम करता है हाथियों के लिए। किस किस देश के बीच में? इंडिया और नेपाल के बीच में। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। आंसर नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे रेड सी के बारे में पूछा गया। रेड सी के रेफरेंस में 4 देशों के नाम दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने देश, हाउ मैनी ऑफ द अबव कंट्रीज बॉर्डर द रेड सी। इन चारों में से कितने देश रेड सी के साथ में अपने बॉर्डर को साझा करते हैं? येमेन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सूडान। अब नीचे ऑप्शन दिए गए, इनमें से केवल एक है या केवल 2 है या केवल 3 है या फिर चारों? बताओ क्या सही उत्तर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। पीएमआई को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये हमारे बिजनेस एक्टिविटी का एक पर्टिकुलर इंडिकेटर है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए पीएमआई आता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि पीएमआई मंथली बेसिस पर पब्लिश किया जाता है, यानी हर महीने आता है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, डी दोनों के दोनों गलत हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स के बारे में पूछा गया। तो एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये एक यूनाइटेड नेशन अफिलिएटेड बॉडी है जो कि एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर में इन्वेस्ट करती है। सेकंड स्टेटमेंट, इस पूरे बॉडी का जो एंटायरली फोकस है वो है साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाइट लंग सिंड्रोम के बारे में। तो व्हाइट लंग सिंड्रोम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो व्हाइट लंग सिंड्रोम है ये ओरिजिनेट होता है हमारे चेस्ट एक्सरे पर अलग अलग पैचेस के माध्यम से। अलग अलग पैचेस की वजह से दोस्तों यहाँ पर ये देखने को मिलता है और हम ज़्यादातर बच्चों को ये अफेक्ट करता है। दूसरा यहाँ पर ये बोलता है कि जो ये व्हाइट लंग सिंड्रोम है ये होता है बैक्टीरिया और वायरस के कॉम्बिनेशन की वजह से। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है या डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को देखना शुरू करेंगे। आप लोग रीचेक करना, रीमैच करना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। चलिए आखिरी वाले क्वेश्चन से आंसर को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था व्हाइट लंग सिंड्रोम को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब दोनों स्टेटमेंट सही है तो यहाँ पे कुछ समझाने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना, तो सही पढ़ा होगा दोनों स्टेटमेंट अगर सही है तो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बने हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, यहाँ पे पूछा गया एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा सही है। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, नीदर 1 नर 2। कहोगे ऐसा क्यों? तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एलाइड क्लाइमेट पार्टनर है ये यूनाइटेड नेशन अफिलिएटेड बॉडी। ऐसा कुछ पढ़ाया था क्या? यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं है दोस्तों। ये बॉडी खुद एक PIO है, जैसे मैंने बताया फिलेंथ्रोपिक इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन फोकस केवल साउथ ईस्ट एशिया और या फिर अफ्रीका के ऊपर नहीं है। इसका फोकस सेंट्रल अमेरिका, इंडिया, कैरिबियन आइलैंड्स के ऊपर भी इसका मेन फोकस है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ इट इज़ नॉट अ यूनाइटेड नेशन अफिलिएटेड बॉडी। तो इस वजह से गेम खत्म है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं क्योंकि दूसरे स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो क्लाइमेट पार्टनर्स हैं ये केवल और केवल इन्वेस्टमेंट साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, इसमें इंडिया भी तो है, सेंट्रल अमेरिका भी तो है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स को लेकर बताओ 2 स्टेटमेंट है कौन सा सही है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो अगेन कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे पूछा गया रेड सी को लेकर बताओ ऊपर में दिए गए देशों में से कितने देश बॉर्डर्स को शेयर करते हैं।
तो चारों के चारों कंट्रीज़ येमेन, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, सूडान, इवन इससे भी ज़्यादा कंट्रीज़ एरिट्रिया, जिबूटी भी यहाँ पर रेड सी से अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल फोर। फिर आपसे पूछा गया बक्सा टाइगर रिजर्व को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। बक्सा टाइगर रिजर्व बिहार में लोकेटेड है, गलत, पहले ही गेम खत्म हो गया, पहला सेंटेंस पढ़ते गेम खत्म। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, ना कि बिहार में, तो पहला स्टेटमेंट खत्म। दूसरा, ये एक इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाता है एलिफेंट्स के लिए, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रैवल करते रहे, तो ये गलत है। इंडिया नेपाल नहीं, यहाँ पर इंडिया भूटान होता तो ये सही होता। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है, दोनों के दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी नीदर वन नर टू इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया एबेल मॉस्कस ओडिशा है, तो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला, ये क्या है, तो एक वाइल्ड ओकरा है, जंगली भिंडी की एक प्लांट की स्पीशी आपको ये देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। तो कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्या स्कोर आया है आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों ने मेंशन करना है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।